अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, हम कर रहे थे लॉन्ग केस ऑफ लुकीमिया। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको लॉन्ग केस तो एक ही दफ़ा में मैंने ख़त्म कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सोचा था कि आपको लुकीमिया के बारे में अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा बता दूं। तो हमने एक्यूट माइलॉइड लुकीमिया और क्रॉनिक माइलॉइड लुकीमिया कर लिया था। अब हमारे दो रह गए हैं, तो आज हम कर लेते हैं एक्यूट लिम्फोइड लुकीमिया, ALL। ठीक है, तो और मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे हैं। किसी ने भी मुझे लुकीमिया का तो मुझे एक भी नहीं मिला आपका कोई, कि मुझे पता चलता है कि आपको कैसा लगा वो। ठीक है, तो अब एक्यूट लिम्फोइड लुकीमिया जो है ना, इट इज़ द मैलिग्नेंट, इसमें जो है ना मैलिग्नेंट क्लोन, इट अराइजेज फ्रॉम द हीमोपोइटिक प्रोजेनिटर सेल्स in the bone marrow or in the lymphatic system, which results in the overproduction of immature and non-functioning leukemic cells। ठीक है, अब जो इन्फिल्ट्रेशन होती है इसकी वजह से बोन मैरो की, तो इट लीड्स टू एनीमिया, यानी कि नॉर्मल जो इरिथ्रोइड और मेगा कैरियोसाइट्स हैं ना, उनको वो सप्रेस कर देते हैं, उनकी जगह ही नहीं होती, इतने ज़्यादा ये लुकीमिक ब्लास्ट बनने लगते हैं। तो उसकी वजह से ना एनीमिया हो जाता है, ग्रेनुलोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फिर ज़ाहिरी बात है एनीमिया की वजह से फटीग होगी, वीकनेस होगी, इन्फेक्शन हो गया न्यूट्रोपिनिया की वजह से, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से हेमरेज हो रहा होगा। और मतलब ये वाले जो सिम्टम्स हैं ना, ज़्यादातर पेशेंट इसके साथ प्रेजेंट करता है, बजाय इसके कि जो उसकी मतलब ट्यूमर बल्क की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रही होती हैं, यानी कि हेपेटोस्प्लीनोमेगाली या लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, वो बहुत बाद में होती है। तो उससे पहले ही पेशेंट को जो वीकनेस, फटीग, इन्फेक्शंस, रिकरेंट और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कॉम्प्लिकेशन की वजह से वो आ रहा होता है। ठीक है, और कभी कभार जो है इसमें बहुत चांस होता है कि लुकीमिया CNS में भी जो है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लुकीमिक ब्लास्ट अगर आ जाए तो हो जाता है मेनिंजियोसिस लुकीमिका कहते हैं उसको। इंसिडेंस और एज इसमें क्या है कि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट मैलिग्नेंसी है बच्चों में 3 to 4 इयर्स में, या फिर अर्ली एडोलेसेंट में जो है यंग एडल्ट्स में होती है, और 0.7 to 1.8 पर 1 लाख पॉपुलेशन में पर ईयर ये बड़ों में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका बहुत कम इंसिडेंस है। इटियोलॉजी की तरफ अगर हम आए तो इटियोलॉजी इसकी अननोन है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लुकीमिया की मतलब ये कि इंसिडेंस पे। तो इसमें आ जाता है एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, केमिकल्स इंक्लूडिंग प्रायर कीमोथेरेपी that is associated with an increased risk of developing leukemia more often। तो AML हो रहा होता है, acute myeloid leukemia, जिसमें हमने देखा था ना टोपोआइसोमेरेज 2 अगर किसी को मिला है कीमोथेरेपी में या अल्काइलेटिंग एजेंट मिले हैं तो उसके 3-4 साल के बाद ही हो जाता है। अगर बड़ों में हो तो AML और बच्चों में हो तो फिर ALL। अब वैसे ये देखा गया है कि सेकेंडरी ALL जो है ना, वो साइटोस्टैटिक ट्रीटमेंट अगर अल्काइलेटिंग एजेंट से हो या टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर के साथ हो, तो फिर प्राइमरी ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन AML है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम और ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन ये ALL भी हो सकता है। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स भी जो है ना उससे लिंक है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ जिसमें हायर रिस्क ऑफ डेवलपमेंट होता है एक्यूट ल्यूकीमिया का, उसमें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, फैनकोनीज अनीमिया है, ब्लूम सिंड्रोम है, एटैक्सिया टेलेंजिएक्टेजिया एंड न्यूरोफाइब्रोमिटोसिस। इनमें जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं तो वो लिंक्ड हैं लुकीमिया से। दोज विद डाउन सिंड्रोम हैव 20-fold इंक्रीज ऑफ ALL इन चाइल्डहुड एंड AML इन ओल्डर एज। तो जब हमने माइलॉइड लुकीमिया किया था तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था कि ओल्डर एज ग्रुप में जो है ना वो AML होता है, और अगर डाउन सिंड्रोम हो, और बच्चों में जो है डाउन सिंड्रोम हो तो ALL के चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा, इन्फेक्शियस एजेंट को भी जो है देखा गया है कि शायद वो एटियोलॉजी में उनका कुछ रोल होता है। तो जो एंडेमिक
अफ्रीकन टाइप ऑफ बर्किट लिम्फोमा होता है ना, उसमें ईप्स्टन बार वायरस जो डीएनए वायरस है हर्पीस फैमिली का, उसमें देखा गया है कि वो कर देता है, यानी कि बर्किट्स लिम्फोमा बाय ईप्स्टन बार वायरस. और ह्यूमन टी सेल लुकीमिया वायरस हैज़ बीन इम्प्लिकेटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट टी सेल लुकीमिया लिम्फोमा. अब डायग्नोसिस एंड क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं. द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया इज फर्स्ट मेड बाय एग्जामिनेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड एंड द बोन मैरो. इन दोनों में हो जाती है. और फर्दर क्लासिफिकेशन जो ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स की है उसमें साइटोकेमिकल स्टेन्स, इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स एंड साइटोजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस आर रिक्वायर्ड. The immunologic markers are the major criteria to subdivide into B cell और T cell lineage. तो immunologic markers यानी कि phenotyping से फिर आप पता करते हैं ना कि कौन सी monoclonal antibodies से आप पता कर लेते हैं कि B cell lineage है या T cell lineage है. ठीक है. पेरिफेरल ब्लड में जो है ना, पेरिफेरल ब्लड की काउंट्स आप करेंगे डिफरेंशियल काउंट्स फ्रॉम राइट जैम्सर स्टेन. ब्लड स्मीयर एसेंशियल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन. 40% पेशेंट्स में जो है WBC काउंट रिड्यूस्ड या नॉर्मल मिल सकती है. 16% पेशेंट में WBC काउंट अबव 100/10 पर माइक्रोलीटर. 8% ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में नो ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स आर फाउंड, सो डायग्नोसिस में नॉट बी डिटेक्टेड. पेरिफेरल ब्लड कैरेक्टरिस्टिकली शोज एनीमिया, यानी कि हीमोग्लोबिन 7 to 8 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो सकती है. थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है बिलो 20,000 पर लीटर मिल सकता है. एंड न्यूट्रोपिनिया लेस देन 0.5/10 रेज़ टू पावर 9 पर लीटर. देयर इज़ हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. अगर इतना है तो फिर जाहिर बात है कि रिकरेंट इन्फेक्शन के साथ पेशेंट आएगा. बोन मैरो एग्जामिनेशन में आपको क्या मिलेगा? बोन मैरो एस्पिरेट जो है बायोप्सीज आर इंपॉर्टेंट टू असेस द साइटोजेनेटिक एंड जीनोमिक मार्कर्स, और उसमें जो हाइपरसेलुलर बोन मैरो मिलेगा. और डायरेक्ट स्मीयर फ्रॉम द बोन मैरो इज एसेंशियल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट ल्यूकीमिया एंड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन AML एंड ALL. ठीक है. तो बोन मैरो इज़ यूजुअली हैविली पैक्ड विद ल्यूकीमिक ब्लास्ट जो मोर देन 90% 70% ऑफ द पेशेंट, एंड दस द नॉर्मल हीमोपोइटिक एलिमेंट्स आर ग्रेटली रिड्यूस्ड और एब्सेंट. तो नॉर्मल जो हैं हीमोपोइटिक टिश्यूज़ उनमें तो फिर मतलब उनकी जगह इतनी कम हो जाती है कि वो सब बनने बंद हो जाते हैं. लंबर पंक्चर बहुत नेसेसरी है क्योंकि ये जो है मेनिंजियोसिस ल्यूकीमिका हो सकता है. तो एग्जामिनेशन ऑफ CSF इज़ एसेंशियल डायग्नोस्टिक मेजर फॉर ALL. अगर ALL आ रहा है तो ज़रूर आपने CSF करना होता है एग्जामिन. सेंट्रल नर्वस सिस्टम ल्यूकीमिया इज डायग्नोज्ड इफ मोर देन 5 cells पर माइक्रोलीटर और ल्यूकीमिक ब्लास्ट सेल्स आर ऑब्जर्व बाय मॉर्फोलॉजी इन द CSF. ठीक है. मोर देन 5 cells या ल्यूकीमिक ब्लास्ट अगर अब मिल जाए. To eliminate potentially transferred blast cells, patient should receive intrathecal methotrexate at the time of lumbar puncture. वो कभी होता है कि जब lumbar puncture करते हैं तो पेरिफेरल ब्लड के जो लिम्फोब्लास्ट हैं ना या ब्लास्ट सेल्स जो हैं वो स्पाइनल टैप के दौरान CNS में चले जा सकते हैं. तो उसी वक्त जो है ना पहले ही लंबर पंक्चर के टाइम पे मीथोट्रेक्सेट इंट्राथीकल दे दी जाती है इसको प्रिवेंट करने के लिए. अब मॉर्फोलॉजिक सब टाइप हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की. तो उसमें जो है ना FAB क्लासिफिकेशन यानी कि फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन विच डिस्टिंग्विशेस 3 सब ग्रुप्स. L1 और L2 जो है मॉर्फोलॉजिकली उनकी कोई क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है. ओनली L3 मॉर्फोलॉजी इज इंडिकेटिव ऑफ मेच्योर B सेल लीनिएज ALL, यानी कि अप टू 5% केसेस में हो सकता है, बाकी में तो इमेच्योर ही होगा. अब इम्यूनोलॉजिक सब टाइप्स देख लीजिए. अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो एम्प्लॉय की जाती हैं बिकॉज जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं या ब्लास्ट सेल्स हैं उसमें बहुत सारी एंटीजेंस होती हैं. तो आइडेंटिफाई करने के लिए उनको मिलाया जाता है. एंटीजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टू द पाथवे ऑफ नॉर्मल B सेल डिफ्रेंसिएशन कि उसमें T सेल है या B सेल है. ठीक है. द एम ऑफ इम्यूनोलॉजिक क्लासिफिकेशन इज टू सबडिवाइड ALL अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ आइदर B cells और द T cells.
Markers. A marker is considered positive if more than 20% cells are stained with monoclonal antibody. It is essential for the therapeutic implication. ठीक है, तो मतलब ये कि ज़ाहिरी बात है कि टी सेल का ट्रीटमेंट अलग है, टी सेल लीनिएज जो अराइज कर रहा है, या बी सेल का अलग है. 70% जो है बी सेल लीनिएज होते हैं ALL में, और 30% जो है वो टी सेल होते हैं. तो इससे आप पहले पता कर लेंगे, फिर ताकि आपको डायग्नोसिस हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट में जो भी उसका डिफरेंस है वो आपको बताओ. तो बी सेल लीनिएज ALL, उसको BALL कह देते हैं. मोर देन 70% ऑल आर ऑफ बी सेल ओरिजिन आइडेंटिफाइड बाय ALL एंटीजन CD10. तो इसमें जो है ना बी सेल की जो एंटीजन है वो CD10 होती है. और मैच्योर बी सेल इज सीन 3 to 4% ऑफ द एडल्ट एंड इज ऑल्सो नोन एज बर्किट्स ल्यूकीमिया. ठीक है, इसको मैच्योर अगर बी सेल हैं 5% होता है, 3 to 4 या 5%, तो उसको बर्किट्स ल्यूकीमिया कहते हैं. टी सेल लीनिएज के जो ल्यूकीमिया है यानी TALL, तो टी सेल लीनिएज जो है वो 30% होता है. ऑल केसेस एक्सप्रेस टी सेल एंटीजन, इसमें CD7 होती है. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक CD3 होता है एंटीजन, या CD7 होती है, और बी सेल में क्या होता है CD10 होता है. ठीक है, इससे आप इम्यूनोफिनोटाइपिंग से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि टी सेल है या बी सेल है. कभी कभी ना बायफिनोटाइप मिक्स ल्यूकीमियाज भी होते हैं, यानी कि उसमें बी सेल, लिम्फॉइड और माइलोइड लीनिएज ऑन द सेम ल्यूकीमिक सेल्स, दोनों लीनिएज होती हैं सेम ल्यूकीमिक सेल्स में, तो उसको बायफिनोटाइप कहते हैं. अब ना साइटोजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर एनालिसिस. दे आर इम्पॉर्टेंट टू डिफाइन ALL सबटाइप्स, आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स ऑफ डिजीज फ्री सर्वाइवल एंड मे डिटर्मिन स्पेसिफिक टारगेटेड थेरेपीज. जैसा कि मैंने पहले भी ल्यूकीमियाज में जो भी थे उनमें बताया था कि साइटोजेनेटिक और मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स हैं ना, उनके ऊपर बेस करता है प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स और टारगेटेड थेरेपीज़. तो वो बहुत ज़रूरत है. और किससे मालूम करते हैं? फ्लोरेसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन, या फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR से, जो पेरिफेरल ब्लड पे भी हो सकता है. दिस मेथड अलाउ द डिटेक्शन ऑफ फिलाडेल्फिया पॉजिटिव ALL विद द क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन 922 and the detection of the corresponding BCR-ABL1 gene rearrangement. तो 25% में ना आपको ये वाले फिलाडेल्फिया पॉजिटिव ALL भी मिल सकता है. ठीक है, अच्छा, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़, इससे जो है ना आप थेरेपी मॉनिटर करते हैं. तो डिटेक्शन ऑफ रेजिडुअल ल्यूकीमिक सेल्स दैट आर नॉट रिकग्नाइजेबल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, यानी कि फिर आप ट्रीटमेंट देते हैं और फिर मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ आप देखते रहते हैं कि डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ल्यूकीमिक सेल्स. तो मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ और MRD आर बेस्ड ऑन द डिटेक्शन ऑफ ल्यूकीमिक स्पेसिफिक aberrant immunophenotypes by flow cytometry, the evaluation of the leukemia specific rearranged immunoglobulin or T cell receptor sequences by real-time polymerase chain reaction, or detection of fusion gene associated with chromosomal abnormalities, that is fusion of BCR-ABL1. ठीक है, ये मैं यानी कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव भी ALL हो सकता है. अच्छा, अब मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स आपने देखनी है कि इंडक्शन जब आपने की थेरेपी की उसके बाद. अचीवमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर कंप्लीट रिस्पॉन्स और मॉलिक्यूलर रेमिशन इज़ द मोस्ट रेलिवेंट इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर फॉर द डिजीज़ फ्री सर्वाइवल. अगर जो है कि मॉलिक्यूलर कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गई है और सारे जेनेटिक्स गायब हो गए हैं, तो इनका डिजीज़ फ्री सर्वाइवल बहुत प्रोलॉन्ग होता है और इनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है. पेशेंट्स विद मॉलिक्यूलर कंप्लीट रिमिशन आफ्टर इंडक्शन थेरेपी हैड स्लाइटली हायर आउटकम्स एंड डिजीज़ फ्री सर्वाइवल रेट ऑफ 70% होता है, कंपेयर टू 40% फॉर MRD पॉजिटिव पेशेंट्स, जिसमें मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ अगर ट्रीटमेंट के बाद भी रह रही है तो उनका सर्वाइवल 40% है, जिसमें नहीं रह रही है उसमें 70% है. पेशेंट्स विद मॉलिक्यूलर फेलियर आफ्टर इंडक्शन should proceed to a targeted therapy to reduce the tumor load, followed by allogenic stem cell transplantation if possible. तो अगर ट्रीटमेंट फेलियर हो गया तो टारगेटेड थेरेपी दी जाती है, और फिर उसके बाद मतलब टारगेटेड थेरेपी देने का मतलब ये है कि
ट्यूमर बल्क कम कर दिया जाए, उसके बाद जो है एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर दी जाए अगर पॉसिबिलिटी है तो। अब प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स एंड रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़। तो प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर्स क्या हैं डायग्नोसिस में? एज है, WBC काउंट है, इम्यूनोफिनोटाइप्स हैं, नंबर 4 साइटोजेनेटिक जेनेटिक एबरेशंस हैं। अबव फैक्टर्स डिवाइड द पेशेंट टू 2 ग्रुप्स। नंबर 1 स्टैंडर्ड रिस्क पेशेंट्स विदाउट एनी रिस्क फैक्टर, जिसमें ये सब इतने रिस्क फैक्टर्स नहीं है ना, और दूसरे हाई रिस्क पेशेंट्स हैं विद 1 और मोर रिस्क फैक्टर्स, जिसमें एक या दो इन चारों में से हैं तो वो हाई रिस्क हो गए, और अगर नहीं है तो स्टैंडर्ड रिस्क हो गए। 2 में आपने कैटेगराइज कर लिया पेशेंट्स को ट्रीटमेंट से पहले। अच्छा, फिर रिस्पॉन्स पैरामीटर्स देखेंगे ना अकॉर्डिंग टू मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़। कंप्लीट हेमेटोलॉजिक रिस्पॉन्ड और CHR आप किसे कहेंगे? जिसमें लुकीमिक सेल्स नॉट डिटेक्टेबल बाय लाइट माइक्रोस्कोपी, लेस देन 5% ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। और कंप्लीट मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स किसे कहेंगे? पेशेंट इन कंप्लीट रेमिशन, मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ नॉट डिटेक्टेबल, लेस देन 0.01%, दैट इज़ 1 equal to less than 1 leukemic cells in 10,000 bone marrow cells। ठीक है। मॉलिक्यूलर फेलियर और मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ पॉजिटिविटी कब कहेंगे? पेशेंट इन कंप्लीट हेमेटोलॉजिक रेमिशन बट नॉट इन कंप्लीट मॉलिक्यूलर रेमिशन, यानी कि मोर देन 0.01% होगा ये। मॉलिक्यूलर रिलैप्स या मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ पॉजिटिविटी कब कहेंगे? पेशेंट स्टिल इन कंप्लीट रेमिशन बट हैड प्रायर मॉलिक्यूलर कंप्लीट रेमिशन, leukemic blast cells in the bone marrow not detectable। और हेमेटोलॉजिक रिलैप्स कब होगा? जब कहेंगे मोर देन 5% ब्लास्ट सेल्स इन द बोन मैरो या फिर पेरिफेरल ब्लड। अब ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स देखें। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया कंसिस्ट ऑफ प्री फेज थेरेपी नंबर 1, नंबर 2 इंडक्शन थेरेपी, नंबर 3 कंसोलिडेशन थेरेपी या कंसोलिडेशन साइकिल्स, नंबर 4 मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। तो प्री फेज थेरेपी में आप क्या करेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स प्रेडनिसोन 20 to 60 मिलीग्राम पर डे और डेक्सामेथासोन 6 to 60 मिलीग्राम पर डे, बोथ इंट्रावीनसली और ओरली, अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद विनक्रिस्टीन और साइक्लोफॉस्फेमाइड फॉर 5 to 7 days। ये प्री फेज है। इट अलाउज सेफ ट्यूमर रिडक्शन to avoid tumor lysis syndrome, to initiate supportive therapy such as substitution of platelet erythrocytes और टू ट्रीट इन्फेक्शन। तो ये जैसे सपोर्टिव थेरेपी भी आप इसमें दे देंगे, यानी कि प्रेडनिसोलोन के साथ साइक्लोफॉस्फेमाइड दिया 5 to 7 days, फिर ट्यूमर रिडक्शन के लिए आपने ये सारी सपोर्टिव थेरेपी दी। इट ऑल्सो अलाउज टाइम टू ऑब्टेन रिजल्ट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक वर्कअप, फॉर एग्जांपल साइटोजेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, यानी कि ज़ाहिर है उसमें तो टाइम लगता है, तो उस वक्त तक आप प्री फेज थेरेपी कर लें। फिर इंडक्शन थेरेपी उस वक्त होगी जब आपके पास पूरी साइटोजेनेटिक्स होंगी उसकी। द गोल ऑफ इंडक्शन थेरेपी इज़ टू अचीव कंप्लीट रेमिशन और इवन बेटर अ मॉलिक्यूलर कंप्लीट रेमिशन। विद करंट रेजिमेंट्स द complete remission rate has increased to 80 to 90% and it is higher for standard risk treatment, risk patients यानी कि जिसमें कोई risk factor नहीं है 90%, and lower for high risk patients जिसमें दो से ज़्यादा जो है या 2 तक के risk factors हैं। Induction regimens are centered around vincristine number 1, number 2 glucocorticoids, number 3 anthracyclines, number 4 with or without cyclophosphamide or cytarabine, and number 5 L-asparginase is the only ALL specific drug, pegylated asparginase। 8 cycle hyper CVAD दिया जाता है, यानी कि इसका मतलब है हाइपर फ्रैक्शनेटेड साइक्लोफॉस्फेमाइड विनक्रिस्टीन डॉक्सोरुबिसन एंड डेक्सामेथासोन प्रोटोकॉल। तो 8 साइकिल इन सारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन में देते हैं। पोस्ट रेमिशन कंसोलिडेशन, यानी कि रेमिशन जो है वो कंसोलिडेट हो जाए तो 6 to 8 कोर्सेज ऑफ सिस्टमिक हाई डोज थेरेपी टू रीच सैंक्चुअरी साइट सच एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि उसमें भी ब्लास्ट सेल्स आ जाते हैं ना। मोस्टली methotrexate 1 to 1.5 gram per meter square and up to 3 to 5 grams per meter square, and or high dose cytarabine 4 to 12 doses at 1 to 3 grams per meter square are administered. This is for the post remission consolidation. उसके बाद मेंटेनेंस थेरेपी है।
A strategy transferred from childhood ALL is mandatory. It consists of 6 mercaptopurine and methotrexate plus intrathecal therapy. The duration of maintenance therapy for TALL and BALL is 2 to 2.5 years, except for Burkitt's leukemia, for which it is not required. In Philadelphia positive ALL, patients who require maintenance therapy with tyrosine kinase inhibitor for 2 to 2.5 years. It is also standard to give tyrosine kinase inhibitor after allogenic stem cell transplantation. अब ट्रीटमेंट जो है ALL पेशेंट्स का अकॉर्डिंग टू एज, द आउटकम ऑफ acute lymphoblastic leukemia is strictly related to the age of the patient, with cure rate 90% in children, decreasing to 10% in elderly or frail. वैसे तो अर्ली एडोलेसेंस या बच्चों में होता है 3 से 4 साल के बच्चों में, लेकिन ये कि मैंने बताया था 0.7 to 1.8 एडल्ट में भी हो सकता है, तो 10% जो है ना उसकी फिर आउटकम होती है एल्डरली पीपल में ट्रीटमेंट की. Prophylaxis and treatment of central nervous system leukemia. So prophylactic CNS therapy is essential in order to prevent CNS leukemia and to avoid spread of leukemic cells from CNS back to the periphery. Treatment options include intrathecal therapy, systemic high dose chemotherapy and cranial radiation therapy. 3 चीज़ें आप कर सकते हैं. इंट्राथीकल थेरेपी जो पहले ही दफ़ा में जब मैंने बताया था कि अगर आप CSF ऑब्टेन करें तो उसी वक्त इंट्राथीकल आप दे देते हैं, तो प्रिवेंटेड सिस्टमिक हाई डोज कीमोथेरेपी देते हैं या फिर क्रेनियल रेडिएशन थेरेपी CRT कहते हैं उसको. इंट्राथीकल थेरेपी मोस्टली कंसिस्ट ऑफ methotrexate एज अ सिंगल ड्रग और इन कॉम्बिनेशन विद साइटोसिन एरिबिनोसाइड with or without glucocorticoid by lumbar puncture. Number 2, systemic high dose chemotherapy may comprise HDAC or HD methotrexate, since both the drugs reach cytotoxic drug levels in the CSF and show effectiveness in overt CNS leukemia. 3 जो है cranial radiation therapy, 18 to 24 GY in 12 fractions over 16 days, यानी कि रेडियोथेरेपी कर दी. With these therapies CNS relapse rate is decreased to 2 to 5%. अब जो है ना फिर उसके बाद स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन है. SCT is an essential part of treatment strategy for adult ALL. Peripheral blood cells increasingly used as a stem cell source instead of bone marrow, यानी कि peripheral blood cells से ही ले लिए जाते हैं cells bone marrow के बजाय. In addition, a shift from sibling stem cell donors to matched unrelated donors or haplo-identical transplants from relatives has occurred. Indications for stem cell transplantation, the first complete remission, are controversial. However, in most studies, stem cell transplantation is recommended for high-risk patients defined either by conventional prognostic factors or by minimal residual disease positivity. मतलब उनमें देंगे जिनमें 1 से 2 रिस्क फैक्टर होते हैं या फिर जो है उनकी मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़ परसिस्ट कर रही होती है, उसमें फिर आप जो है ना फर्स्ट रेमिशन के बाद एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं. ठीक है. हाई रिस्क पेशेंट transplanted in the first complete remission have a survival rate of 50% or greater, decreasing transplant related mortality from 20 to 30% to 10 to 15% has contributed substantially to better outcomes. For standard risk patients with substantial molecular remission, allogenic transplantation, the first remission is not recommended. तो first remission में ये indicated नहीं है. ठीक है. Autologous stem cell transplantation should be restricted to minimal residual disease negative patients, BCR ABL negative patients, Philadelphia chromosome positive patients and older patients because it is less toxic but associated with high relapse rate. ठीक है. Autologous जो stem cell transplantation है. For all relapsed adult acute lymphoblastic leukemia patients, an allogenic stem cell transplantation is thus far the only curative option. ठीक है. तो relapse में अगर हो रहा है तो फिर तो आपको allogenic stem cell transplantation जो है वो ही क्योर करेगा.
फिर टारगेटेड थेरेपीज़ होती हैं। टारगेटेड थेरेपीज़ क्या है कि सब्सटेंशियल प्रोग्रेस इन एडल्ट ALL हैज़ been made by the introduction of a new targeted therapies including tyrosine kinase inhibitors and immunotherapeutic approaches. तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आप सिर्फ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में देंगे जो 25% होता है। पेशेंट विद PH यानी कि फिलाडेल्फिया chromosome positive ALL constitute 25% of the adult B-ALL patients with the frequency increasing to 50% among elderly patient। जितने elderly patient अगर होंगे तो उनमें ज़्यादा चांस होता है कि उसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव होगा। तो इन प्री इमाटिनिब एरा complete remission rates were 60 to 70%, survival chemotherapy was 10%, and after allogenic stem cell transplantation it was 30%. With the first generation TKI imatinib mesylate consolidation rates are increased to 80 to 90%. The rate of BCR ABL negativity increased from 5 to 50%, 5 to 10 year overall survival improved to 50 to 70%. तो आप टारगेटेड थेरेपी सिर्फ फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पॉजिटिव पेशेंट्स में टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर इमाटिनिब से दे सकते हैं। फास्टर एंड डीपर मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स आर अचीव्ड विद सेकंड जनरेशन TKI यानी कि डासाटिनिब, पुनाटिनिब और निलोटिनिब, एंड दीज रिस्पॉन्सेज ट्रांसलेट इनटू सर्वाइवल बेनिफिट। The third generation TKI जो ponatinib is also effective in tumor bearing mutations that convey resistance to earlier generation TKI। अगर पहले यानी इमेराटिनिब से नहीं होता, अब सेकंड जनरेशन उससे भी नहीं हो रहा, तो थर्ड जनरेशन आप पोनाटिनिब जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपेटिक अप्रोचेस क्या हैं? Treatment involving monoclonal antibodies or activated T cells are currently changing the treatment paradigm of ALL. The prerequisite is the B lineage blast cells express a variety of specific antigens such as CD19, CD20, CD22 that are targetable with a wide range of monoclonal antibodies. A new treatment principle is the activation of patients' T cells to destroy their CD19 leukemic blast. अब जो है ना आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो ब्लास्ट सेल्स के ऊपर या ल्यूकेमिक सेल्स के ऊपर एंटीजन होती हैं उनको सीरीज़ ऑफ एंटीबॉडी से मिलाया जाता है। अगर मोर देन 20% सेल्स उस एंटीबॉडीज से स्टेन हो रहे हैं तो उसका मतलब है वो उस एंटीबॉडी यानी कि वो एंटीबॉडी जो है फिर क्या करेगी, जितने भी ब्लास्ट सेल्स में वो एंटीजन होगी उसको बाइंड करके T सेल एक्टिवेट कर देगी, वो डिस्ट्रॉय कर देंगे ब्लास्ट सेल्स को या ल्यूकेमिक सेल्स को। ठीक है, तो एंटी CD20 जैसे कि आपको सबको मालूम है रिटुक्सिमैब है, तो एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रिटुक्सिमैब हैज़ improved the outcome of patients with Burkitt's leukemia lymphoma. With repeated short cycles of intensive chemotherapy combined with rituximab, the overall survival increased to 80%. ठीक है, तो 80% हो जाता है, मतलब ये कि कीमोथेरेपी जो आपने दिया उसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। रिटुक्सिमैब इज़ नाउ इंक्लूडेड इन मोस्ट ALL regimens and given at usual dose of 375 mg per meter square on day 1 before chemotherapy for at least 8 or more cycles। ठीक है, तो पहले ये देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो कीमोथेरेपी है कन्वेंशनल वो दे देते हैं। इम्यूनोथेरेप्यूटिक अप्रोचेस ये अच्छा, फिर एंटी CD22 है इसी तरह, जैसे CD20 का नाम है रिटुक्सिमैब, इसका नाम है आइनोटुजुमैब ओजुगामाइसिन। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट CD22 आर लिंक्ड टू साइटोटॉक्सिक एजेंट सच एज कैल्कियामाइसिन यानी आइनोटुजुमैब ओजुगामाइसिन और अ प्लांट और बैक्टीरियल टॉक्सिन इप्राटुजुमैब। In a randomized trial of relapsed or refractory ALL patients, the CR rate was 66% and significantly superior to the complete remission rate with standard chemotherapy। तो इससे बहुत बेहतर हो जाता है। तो आइनोटुजुमैब ओजुगामाइसिन is now included in the first line therapy for Philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia। फिर एंटी CD19 है, तो CD20 रिटुक्सिमैब हो गया, CD22 आइनोटुजुमैब ओजुगामाइसिन हो गया, और एंटी CD19 जो है ब्लिनाटुमोबैब है।
तो targeting CD19 is of great interest because the antigen is highly expressed in all B cell lineage cells, most likely including early lymphoid precursor cells. Biphasic antibody blinatumomab, which combines single chain antibodies CD19 and CD3, such as the T cell lyses the CD19 bearing B cell. तो जितने भी सेल्स होंगे ना लुकीमिया के या ब्लास्ट सेल्स जिसमें CD19 की एंटीजन होगी, तो जब एंटी CD19 आप ब्लिनाटुमैब दे देंगे तो उसके साथ कंबाइन जब भी करेगी ना तो टी सेल को एक्टिवेट कर देगी और जितने भी वो एंटीजन बियरिंग सेल्स होंगे ब्लास्ट सेल्स या लुकीमिक सेल्स उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे टी सेल एक्टिवेटेड. तो effective and minimal residual disease, positive patients with 70 to 80% conversion to MRD negativity, translating into improved survival, it has moved to a frontline therapy. तो ये भी जो है ब्लिनाटुमैब जो है frontline therapy में अब आ चुकी है. अब एक होता है CAR T cell therapy. ये क्या होता है? The adaptive transfer of CR modified T cell directed against CD19 is a promising approach for treatment of CD19 positive childhood or adult ALL. It is used in the relapsed or refractory ALL. 60 to 81% achieve complete remission with 67 to 91% minimal residual disease negativity. Also used in CNS leukemia. It is also considered as a bridge to allogenic stem cell transplantation in relapsed or refractory ALL. अब इतनी आप इम्यूनोथेरेपीज़ दे रहे हैं तो उनकी टॉक्सिसिटीज़ भी देख लें कितनी होती हैं. ज़ाहिर बात है कि एक आपने जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना तो उसकी टॉक्सिसिटी देखें. एंटी CD22 यानी आइनोटुजुमैब ओजुगामाइसिन is associated with hepatotoxicity with veno-occlusive disease. It can be managed by reduced dosing and limitation of the cycles. Anti-CD19 में जो blinatumomab है, it causes neurotoxicity and cytokine release syndrome. CAR T cells can also produce it. Management of these complications has improved with early recognition because toxic death after immunotherapy is very low compared to intensive chemotherapy or allogenic स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन. मतलब फिर भी जितनी भी टॉक्सिसिटीज़ हैं स्टेम सेल एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन या इंटेंसिव कीमोथेरेपी से तो फिर भी कम है डेथ रेट. तो इम्यूनोथेरेपीज़ आर नाउ इंक्रीजिंगली इंक्लूडेड इन फ्रंट लाइन थेरेपी. ट्रीटमेंट ऑफ TALL जो टी सेल लीनिएज के होते हैं ना एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उनका क्या है? Immunotherapy for TALL is still not available and intensive chemotherapy is still the mainstay in combination with T cell specific drug Nilarabine. Currently, gamma secretase targeting NOTCHI checkpoint inhibitors such as bortezomib and venetoclax and HDAC inhibitors are being explored. इसका है नहीं अभी, मतलब ये कि ट्रायल ही चल रहे हैं. ठीक है, ये ख़त्म हो गया. तो इसमें बस मेन चीज़ आपने याद कर लेनी है कि किस तरह से आपको कौन से एज ग्रुप में होता है, ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं टी सेल बी सेल लीनिएज एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और इसकी ट्रीटमेंट. ठीक है, ओके, ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अब हमारा एक रह गया है और वो है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, तो वो नेक्स्ट हम कर लेंगे तो हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, खुदा हाफिज़. थैंक यू.